Hello everyone and welcome to Siddharth EdTech channel. Today's date is 13th of July 2024 and the class is going to be very short as we don't have a lot of to discuss. The whole newspaper was filled with the Ambani wedding going on. तो वो तो हमें यूपीएससी में पूछा नहीं जाएगा कौन से अंबानी की शादी हुई है कितने करोड़ में हुई है डाटा नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड सो लेट अस सी कि आज डिस्कस करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं. So we have Vihinjam Port, CISF, Bond Yield, Heat Dome. I know topic कम है. कई बार ऐसा होता है कि ऐसा कुछ स्पेसिफिक आता नहीं है न्यूज़पेपर्स में जो पूछा जाए. इट्स नथिंग टू वरी अबाउट. जो चीज़ें हमारे पास है उसे हम थोड़ा डेप्थ में समझेंगे. ऑलराइट, shall we move forward? Okay, so this is a very good news and it is a thing to be proud about. We can see the progress that is going on in the infrastructure sector. ठीक है, इंफ्रा की सारी प्रोग्रेस जो है वो हम अलग अलग वेज में देखते हैं. सो आई वुड से दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ इट. ठीक है, हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा हमारे ट्रेड को बूस्ट करने में. कैसे करेगा? सो विहिंगजैम वेलकम्स फर्स्ट मदरशिप. ठीक है, सबसे पहली मदरशिप. तो थोड़ा पहले हम इसे भी समझेंगे कि मदरशिप क्या होती है, फिर हम समझेंगे कि ये पोर्ट कहाँ पे है. ये है थिरुवनंतपुरम में. ठीक है, कैसा पोर्ट है? इंडियाज फर्स्ट डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट. डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का क्या मतलब है कि उसकी गहराई ज्यादा है उस पोर्ट में जो शिपमेंट आती है. ठीक है, इट इज नॉट अ शेलो वाटर, इट इज अ डीप वाटर पोर्ट. एंड ट्रांसशिपमेंट का पोर्ट का मतलब है कि बेसिकली यहाँ पर जो आती है शिप्स वो कार्गो के लिए आती है. जो सामान हमें भेजना होता है या मंगवाना होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स जो होते हैं वो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स के थ्रू होते हैं. ठीक है, तो पहला इसके पास शिपमेंट आया था और कहाँ से आया था? ठीक है, चाइना से आया था. एंड वी विल ऑल्सो सी व्हाट वाज द नेम ऑफ द शिप. ठीक है, जितनी भी शिप्स होती है हमेशा उन्हें एक नाम दिया जाता है, उनकी भी अपनी एक पहचान होती है. सो दिस वाज सेंट फर्नांडो. नाउ नो वी डोंट हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ शिप्स इन एवरीथिंग. बस मैंने आपको दिखाया है कि ऐसा कुछ कंसेप्ट होता है. वी वर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर मदरशिप्स. तो आप देख रहे हो कि ये एक बहुत बड़ी शिप है जिस पर ये कंटेनर्स आपको दिख रहे हैं. सी सो मैनी कंटेनर्स. यहाँ पर तो ये एक व्यू है, इसके साथ में देखिए यहाँ कितने हैं. ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. सो हियर 14, हियर समवेयर 12 15 एंड मोर. ऑलराइट, तो ऐसे बहुत सारे शिपमेंट्स हैं, इसमें अलग अलग कंटेनर्स हैं. सो अ शिप दैट इज कैरिंग अ लॉट ऑफ कंटेनर्स दैट इज बेसिकली अ मदर शिप. कहीं पर जहां पर पोर्ट्स जो है वो डीप वाटर नहीं होते, ठीक है, जो इतनी बड़ी शिप को वहां पर जगह मिल सके, एंटर हो सके. ठीक है, इतनी अगर स्पेस नहीं होती तो यूजुअली ऐसे में क्या किया जाता है कि पहले इन कंटेनर्स को स्मॉल शिप्स पर ट्रांसफर करते हैं, फिर ये स्मॉल शिप पोर्ट तक ले जाती हैं. तो इस प्रोसेस में जो है काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है लोडिंग और अनलोडिंग के प्रोसेस में. ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा एक डीप वाटर पोर्ट जो है वो रेडी हो चुका है, तो काफी बड़े कंसाइनमेंट्स आ सकते हैं. ठीक है, आगे देखते हैं. क्योंकि हम चर्चा कर रहे थे पोर्ट्स के बारे में, तो हमने अभी अभी जो पोर्ट देखा वो है एक माइनर पोर्ट. तो हम पहले इस बात को समझेंगे कि मेजर पोर्ट क्या होते हैं, माइनर पोर्ट्स क्या होते हैं. ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड. सी देयर आर बेसिकली two categories of ports. One we call as major port, the another we call as minor port. ठीक है, इन पोर्ट्स को कौन कंट्रोल करता है, कितने पोर्ट होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए. ठीक है, तो जितने भी मेजर पोर्ट्स हैं, कितने हैं? 13. इन्हें कौन कंट्रोल करता है? यूनियन, यानी कि सेंटर इन्हें कंट्रोल करता है. कहाँ पे मेंशन होता है ये? तो 7th शेड्यूल. ठीक है, 7th शेड्यूल जिसमें आपको अलग अलग लिस्ट मिलती है 3 तरह की. एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट. ठीक है, तो जो मेजर पोर्ट्स है वो इंक्लूडेड है कहाँ पर? यूनियन लिस्ट में. ठीक है, जो माइनर पोर्ट्स है, ठीक है, वो है लगभग 211
11 दिस डेटा चेंजेस, ठीक है, ये रेगुलरली चेंज होता है, कुछ ना कुछ पोर्ट्स छोटे मोटे डेवलप हो जाते हैं. सो दिस वन इन पर्टिकुलर, मेजर पोर्ट को बनने में समय लगता है, दिस इज गोइंग टू स्टे कांस्टेंट. ऑलराइट, but this number you have to put a question mark always because it's going to keep on changing and nobody is going to ask you what is the number of minor ports. ठीक है, ऐसे questions नहीं आते हैं. So माइनर पोर्ट्स है, उन्हें कौन देखता है? सो माइनर पोर्ट्स आर सीन इन द कॉन्करेंट लिस्ट. इसका मेंशन तो कहाँ पे है? कॉन्करेंट लिस्ट में है. तो इससे हम ये समझ रहे हैं कि माइनर पोर्ट्स जो है उस पर एक्चुअली में स्टेट जो है वो वहाँ पर देख रेख करते हैं, उसका मैनेजमेंट देखते हैं. बट अगर यूनियन चाहे तो वो भी उससे रिलेटेड कोई डिसीजन ले सकती है, बिकॉज ये है कॉन्करेंट लिस्ट में. और ऐसी सिचुएशन में जो डिसीजन माना जाएगा वो माना जाएगा यूनियन का. एम आई क्लियर ओवर हियर? ऑलराइट, सो लेट अस सी कि ये जितने भी पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, ये हमें कहाँ से इनका रेगुलेशन का पावर मिलता है. सो मेजर के लिए तो है कि so the major ports are operated under the major port. okay, note it down. डायरेक्टली कभी नहीं पूछते, बट हाँ स्टेटमेंट्स में कहीं ना कहीं पे आ सकता है. ठीक है, मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1863. ओके, apologies, not 1863, it's 1963. ठीक है, this is the act that governs this particular major ports. alright, अब अगर हम बात करें why are we discussing this ports so much in detail? So see, overall अगर हम देखें तो भारत का 95% कितना 95% एक्सपोर्ट्स जो होता है वो पोर्ट्स के थ्रू होता है, वाटरवेज के थ्रू होता है. 95% कैसे हो रहा है? वाटरवेज के थ्रू हो रहा है. सो दैट मीन्स रिमेनिंग 5% से हमारा कितना जाता होगा शिपमेंट? सोचिए, रिमेनिंग 5 में क्या क्या आएगा? रोडवेज भी आएगा, एयरवेज भी आएगा. ठीक है, सो रोडवेज हमारे जो नियर बाय नेबरिंग कंट्रीज है वहां पर हेल्पफुल रहता है. एयरवेज हम उतना फ्रिक्वेंटली नहीं यूज करते बिकॉज इट इज वेरी कॉस्टली. तो जितनी भी अर्जेंट चीजें होती है या पेरिशेबल आइटम्स होती है कि जो 1 या 2 दिन में खराब हो सकती है, यूजुअली ऐसी आइटम्स ही हम एयरवेज के थ्रू भेजते हैं. ठीक है, अब इस 95% का नोट इट डाउन, इस 95% का 3/4 कितना? 3/4 कैसे जाता है? मेजर पोर्ट्स से. आप एक बार समझिए थोड़ा इसको, डेटा थोड़ा माइंड में इसको लॉजिकली समझने की कोशिश करिए कि 95% तो कैसे जा रहा है? वाटरवेज से. बहुत बड़ा हिस्सा होता है, 100 का 95% तो अपने आप में बहुत बड़ा हिस्सा है. उसमें से 3/4, ठीक है, 3/4 में बहुत बड़ा हिस्सा है. 3/4 कैसे यूज हो रहा है? तो मेजर पोर्ट्स जो है ना वहां से हम 3/4 जो है वो शिपमेंट्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है, दिस इज अ बिग डील. बट इतनी बड़ी बात होने के बावजूद भी इंडिया ने अभी अपने पोर्ट सिस्टम को उतना एफिशिएंटली यूज नहीं किया है इन कंपैरिजन टू हांगकांग, रॉटरडैम दैट इज इन नेदरलैंड्स. ठीक है, उनके पोर्ट्स जो है वो मच मोर डेवलप्ड है. इंडिया के पोर्ट्स में अभी ये है कि वो उतने एडवांस्ड नहीं है, तो हमें लोडिंग और अनलोडिंग करने में काफ़ी समय निकल जाता है, लगभग 3 से 4 दिन उसमें हमारे वेस्ट हो जाते हैं. सो जैसे धीरे धीरे पोर्ट्स डेवलप हो रहे हैं, अभी जो हमने रिसेंटली जिस पोर्ट के बारे में देखा था, विजिंगजम पोर्ट तिरुवनंतपुरम में है, इसे डेवलप किया गया है अडानी पोर्ट्स के द्वारा. 2016 में ये काम शुरू हुआ था और अब इस पोर्ट का उद्घाटन हो चुका है, प्लस इसमें शिपमेंट्स आना भी स्टार्ट हो चुकी है. तो कहा गया है कि ये जो पोर्ट है इसे काफ़ी नए टेक्नोलॉजीज के साथ में बहुत ही एडवांस्ड तरीके से बनाया गया है. ठीक है, नाउ इसके अलावा अगर कोई बात हमें कंसीडर करनी है देन वी विल थिंक व्हाट आर द मेजर पोर्ट्स. सो देयर आर 13 मेजर पोर्ट्स. बट अगर मैं ओवरऑल की बात करूं,
अगर मैं बात करूं मेजर प्लस माइनर, ठीक है, ओवरऑल जितने भी पोर्ट्स है उसमें हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा तो है महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र, फॉलोड बाय गुजरात। सबसे ज्यादा पोर्ट्स कहाँ है? महाराष्ट्र, फॉलोड बाय गुजरात, एंड देन लास्ट इज अंडमान एंड निकोबार। ऑलराइट, this is the sequence. So महाराष्ट्र, गुजरात, अंडमान एंड निकोबार, दिस विल बी द सीक्वेंस। कि सबसे ज्यादा पोर्ट्स जो है, मेजर की बात नहीं हो रही, मेजर प्लस माइनर पोर्ट्स की बात हो रही है, वो कहाँ मिलेगी आपको? महाराष्ट्र, गुजरात, अंडमान एंड निकोबार। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द पोर्ट्स। तो हम वेस्ट कोस्ट से काउंटिंग शुरू करेंगे। फर्स्ट वन इज कांडला, सेकेंड इज मुंबई, मुंबई के साथ ही थोड़ा सा नीचे है JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। उसके बाद मैं ये भी बता दूं, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को नाहवा शेवा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, नेवा शेवा के नाम से भी जाना जाता है। फिर है मुर्मुगांव पोर्ट, ये गोवा में है। मैंगलुरु पोर्ट, देन नंबर 6 इज कोची। ऑलराइट, नंबर 6 इज कोची। वेस्ट कोस्ट में मैंने आपको कितने मेजर पोर्ट्स बताए हैं? 6 मेजर पोर्ट्स। अच्छा, मैं आगे आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा जाता है, ठीक है। कमिंग टू द ईस्ट कोस्ट, ठीक है, सबसे नीचे से शुरू करते हैं। टुटिकोरिन, देन वी हैव चेन्नई पोर्ट, देन वी हैव एन्नौर, वी हैव विशाखापट्टनम, पारादीप एंड कोलकाता। अगर मैं यहाँ पर इन पोर्ट्स की आपको कुछ स्पेशलिटी बताऊँ, कुछ अलग चीजें कि ये क्या है और इनके बारे में, तो सबका तो हमें जानना नहीं है, बट लेट अस सी सम ऑफ द फैक्ट्स, ठीक है। तो जो मुंबई पोर्ट है, दिस इज द लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट। नेचुरल से आप मतलब समझ रहे हैं कि ये पहले से डेवलप्ड है, ठीक है। एक होता है आर्टिफिशियल, जिसे हमने क्रिएट किया है, एक है नेचुरल जो पहले से ही था। तो मुंबई का पोर्ट जो है दैट इज द लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट, ठीक है। चेन्नई पोर्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट, सो दे कॉल इट द लार्जेस्ट मरीन पोर्ट। हम इन्हें क्या कहते हैं? लार्जेस्ट मरीन पोर्ट। ऑलराइट, कोलकाता की बात करें, देन दिस इज द लार्जेस्ट रिवराइन पोर्ट। ऑलराइट, कोलकाता पोर्ट की एक और खास बात है, इट इज फेमस फॉर इट्स ट्विन डॉक सिस्टम्स, ठीक है। एक पर्टिकुलर सिस्टम है, ट्विन डॉक सिस्टम के लिए काफी ज्यादा फेमस है, एंड दिस इज द ओनली रिवराइन पोर्ट, सॉरी नॉट द लार्जेस्ट, इट इज एक्चुअली द ओनली riverine port of India. All right, this is Kolkata port. ठीक है। JNPT जो है ये मुंबई का सबसे बड़ा है, प्लस इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। JNPT क्या है? लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, ठीक है। सबसे ज्यादा ट्रैफिक जो है वो JNPT में ही होता है। देश का कम से कम 55%, यानी कि 55% तो मैं मिनिमम लिमिट बता रही हूँ, इससे भी ज्यादा कई बार इसका जो है ये जो ट्रांसशिपमेंट है ये पर्टिकुलर पोर्ट हैंडल करता है। ऑलराइट, सो आई होप एवरीवन इज क्लियर अबाउट इट। पोर्ट्स का आपका एक टॉपिक पूरा क्लियर हो चुका है। ये आपको कहाँ स्टडी करना था, मैंने इतना डिटेल में पोर्ट्स इसलिए लिया है क्योंकि आपका एक टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इकोनॉमी का भी टॉपिक है, प्लस इसे ज्योग्राफी में भी कवर किया जाता है। सो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आपको स्टडी करना है रोड्स, रेलवेज, एयरवेज, एंड द फोर्थ वन इज वाटरवेज। वाटरवेज में दो सिस्टम है, इनलैंड एंड देन वी हैव द पोर्ट्स। तो मैंने आपको एक पूरा टॉपिक करवा दिया है जो आपको ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमी में हेल्पफुल रहेगा। इससे ज्यादा इस पर्टिकुलर टॉपिक से कोई क्वेश्चंस नहीं बनते। अब क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो कैसे हो सकते हैं, तो देखिए जितने भी ये पोर्ट्स हैं, आई हैव लिस्टेड देम ऑल द पोर्ट्स, ओके। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको डेटा दे दिया गया है। तो ये जितने भी पोर्ट्स है, जैसे कांडला,
उन सबको एक नाम दिया गया है, उसका क्या नाम है? दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, ठीक है। देन वी हैव जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, इसका नाम मैंने बता दिया है, नेवा शेवा, ठीक है। ओके, रेस्ट ऑल दे आर सेम। फिर आगे हम देखते हैं जैसे कि एन्नोर है, ठीक है। एन्नोर का भी क्या नाम है? कामराज पोर्ट है। टुटीकोरिन को रिसेंटली नाम दिया था पिछले साल ही, एम चिदम्बरम पोर्ट, ठीक है। सो कोलकाता को नाम दिया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ठीक है। तो क्वेश्चंस इस ही फॉर्म में आते हैं कि आपको मैच करना होता है कि किस पोर्ट का नाम, ठीक है। अब मैं रैंडमली एम चिदम्बरम पोर्ट बोलूंगी, देन हु कुड हैव गेस्ड कि ये कहाँ का है, ठीक है। So you have to match it along with the state. Alright? Am I clear? This is how they are going to ask you question. You can get this data from the PDF. You can download it from the Siddharth EdTech app. Moving forward, okay, this is in news for a few days. काफी सारे incidents हो रहे हैं। कुछ दिन पहले जब लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आया था, तब कंगना रनावत के साथ भी ऐसा ही कुछ हादसा हुआ था। उसके बाद फिर से आ रहा है कि allegedly, we don't know what's the story exactly, but they have said that a woman had actually slapped the CISF staff. अब इसमें देखो, आपको ना एंटरटेनमेंट नहीं ढूंढना है, ठीक है, आपको देखना है आपके लिए क्या काम का है। तो जब आपने रेड किया CISF, डिड इट क्लिक यू? क्या आपको समझ में आया कि क्या है CISF एयरपोर्ट पे क्या कर रही थी, उसके रोल्स क्या है? डू यू नो ऑल दैट? सो इफ नो, देन यू हैव टू स्टडी इट इन डिटेल, ओके। नॉट एवरीवन इज क्लियर अबाउट सच थिंग्स, सो व्हाई एम आई टेकिंग दिस टॉपिक? इंटरनल सिक्योरिटी जो है, इंटरनल सिक्योरिटी आप पढ़ेंगे, उसमें मेंशन है सिक्योरिटी एजेंसीज एंड देयर मैंडेट, ठीक है। क्या मेंशन है? सिक्योरिटी एजेंसीज एंड देयर मैंडेट। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी सिक्योरिटी एजेंसीज की बात हो रही है, कौन किसके अंडर में आता है, व्हाट आर देयर रोल्स, ओके। दिस इज व्हाट यू हैव टू स्टडी। सो लेट मी एक्सप्लेन यू। सी, खतरे जो होते हैं, जो थ्रेट्स एक नेशन को होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज एक्सटर्नल, अनदर इज इंटरनल, ठीक है। थ्रेट्स की बात हो रही है। थ्रेट्स यानी खतरे, किसी देश को कैसे खतरे हो सकते हैं? एक तो एक्सटर्नल हो सकता है कि बाहर का कोई देश है, दूसरा देश हम पर अटैक कर सकता है या फिर हमारे देश में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। एक इंटरनल हो सकता है कि कई बार हमारे देश के अंदर ही कुछ ऐसी घटनाएं हो रही होती है जिससे देश को ही खतरा हो जाता है, ठीक है। तो दो तरीके के थ्रेट्स होते हैं। एक्सटर्नल थ्रेट जो होता है, उसे जो देखते हैं वो है डिफेंस मिनिस्ट्री। कौन देखता है? डिफेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। यहीं पे अगर हम इंटरनल थ्रेट्स की बात करें तो इन्हें मैनेज किया जाता है होम अफेयर्स के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। काफी सारी मूवीज भी आपने देखी होगी, उसमें अक्सर बताया जाता है कि अगर कोई ऐसा केस होता है, रायट्स हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, या कहीं पर कोई इंसर्जेंसी की घटना हुई है, कहीं पर कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, तो तुरंत चर्चा में किसको लाया जाता है? होम अफेयर्स मिनिस्टर को दिखाया जाता है, बिकॉज उनके अंडर में जो है इंटरनल थ्रेट्स को मैनेज किया जाता है, ठीक है। अब डिफेंस मिनिस्ट्री कैसे वर्क कर रही है, वो हमें कैसे प्रोटेक्शन दे रही है? तो देर आर 4 थिंग्स, ठीक है। डिफेंस के अंदर 4 चीजें आती है। वन इज इंडियन आर्मी, ऑलराइट। देन वी हैव इंडियन नेवी, वी हैव इंडियन एयरफोर्स। अब ज्यादातर लोगों को ये 3 ही पता होंगे। एंड देन वी हैव इंडियन कोस्ट गार्ड्स, ठीक है। कोस्ट गार्ड्स होते हैं, दे आर प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर इंटरनल। Let us move on, sorry, this was the structure for external threats. Let us move on to internal. तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको कैसे मैनेज कर रहा है? देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज CAPF, ठीक है।
something we call as CAPF, Central Armed Police Forces. What is that? Central Armed Police Forces. इसके अंडर में क्या क्या आता है? CPF के अंडर में BSF, असम राइफल्स, CISF, NSG, SSB, CRPF. So how many? 3 and 3, 6. Okay, and the last one is ITPB. Okay, the last one is ITBP. Okay, it is ITBP. हम इनको अभी डिस्कस करेंगे क्या है इनके मैंडेट्स. ऑलराइट, सो दिस इज एन ओवरव्यू कि ये एक स्ट्रक्चर होता है देश की रक्षा के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए. तो आगे देखते हैं. आई हैव ट्राई टू इंक्लूड सम पिक्चर्स. कई बार होता है, और इनफैक्ट मेरे बच्चे ने भी मुझसे ये पूछा है कि मम्मा मिलिट्री तो एक ही होती है, आर्मी एक ही है, सबकी अलग अलग यूनिफॉर्म क्यों होती है. ओके, so I had to give him the detailed explanation why the uniforms are different, so that you can identify कि ये जो पर्टिकुलर फोर्स है ये किस रोल के लिए है, इनका यहाँ पर होना इज इट जस्टिफाइबल. कि देखिए, प्रोटेक्शन तो आप कहीं पर भी कर सकते हो, बट हर किसी को रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए हमारे देश की रक्षा करनी है. ठीक है, सो आई हैव ट्राइड टू इंक्लूड द यूनिफॉर्म्स एज वेल. बहुत ज़्यादा तो आप अंतर नहीं नोटिस करेंगे, बट कुछ में आपको क्लियरली पता चल जाएगा और आप आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे. ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया असम राइफल्स है, हम वहाँ से शुरू करते हैं. असम राइफल्स का रोल क्या है? सो सी, इसका अगर हम हिस्ट्री ट्रेस करें असम राइफल्स का, तो ये जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसी के टाइम से स्टार्ट हो चुकी थी. ठीक है, समवेयर अराउंड 1835 एक ग्रुप था, वी कॉल इट अ मिलिशिया ग्रुप. ठीक है, तो उसका नाम था कचार लेवई. ठीक है, ये ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स थी इंडिया की. सो समवेयर इट इज ऑन द ट्रैक ऑफ दैट सेम फोर्स. ठीक है, इनका रोल क्या है? नाम से आप थोड़ा समझिए, आसाम राइफल्स है. सो दे आर प्रोटेक्टिंग द नॉर्थ ईस्ट रीजन, एंड हैंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द फ्रेंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट पीपल. ओके, हेडक्वार्टर जो है वो उसका है शिलोंग, मेघालय में. ठीक है, इतनी बात आपको समझनी है असम राइफल्स के बारे में. व्हाट इज BSF? BSF इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स. तो नाम ने आपको ये बात क्लियर कर दी है कि BSF की फंक्शनिंग कहाँ पे है? बॉर्डर्स पे है, बॉर्डर सिक्योरिटी कर रही है. बट कौन सी बॉर्डर पे? सो मोस्टली एट द पाकिस्तान एंड बांग्लादेश बॉर्डर. ठीक है, BSF कहाँ पे होगी? पाकिस्तान एंड बांग्लादेश बॉर्डर पे. बॉर्डर मूवी हर किसी ने देखी हुई है, उसमें भी मेंशन किया गया था कि BSF के जवानों को बुलाया जाए, क्योंकि वही थे जो बॉर्डर पे सिक्योरिटी को देखते थे. पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि ये किसके अंडर में आते हैं? सारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आते हैं. इनका जो काम है वो क्या है? बॉर्डर की सिक्योरिटी तो करना है ही, साथ में ये चेक करते हैं कि कोई बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशंस ना हो, यानी कि कोई दूसरे देश के लोग एंट्री तो नहीं कर रहे इलीगल तरीके से. ठीक है, एंड अदर देन दैट दे ऑल्सो चेक वेदर देयर इज स्मगलिंग हैपनिंग. अब अगर लोग आ रहे हैं इलीगल मेथड से, दो पर्पस के लिए आएंगे. फर्स्ट, दे वांट टू सेटल डाउन इन इंडिया. अनदर, कि वो इंडिया में जो है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहते हैं. प्रॉब्लम कुड बी इन एनी फॉर्म. यहाँ पर आकर वो बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे, किसी पे अटैक करेंगे, या फिर वो स्मगलिंग स्टार्ट करेंगे कि यहाँ से सामान लेके जा रहे हैं और बाहर से सामान लेकर आ रहे हैं. यूजुअली किस टाइप का सामान होता है? ड्रग्स हो सकते हैं, या फिर जो एनिमल्स होते हैं कि जिनको हमने प्रोटेक्टेड लिस्ट में डाल रखा है, वो उनकी भी स्मगलिंग कर सकते हैं. गोल्ड की स्मगलिंग होती है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट BSF डज. देन वी हैव CISF. व्हाट इज CISF? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स. इसी की चर्चा हो रही थी, टॉपिक इसी से रिलेटेड था. तो नाम में क्या है? इंडस्ट्रियल. ओके, सिक्योरिटी किसको दे रहे हैं? इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी है. तो इनकी जो ड्यूटी होती है वो ये है कि इंडिया की जो मेजर
एंड क्रिटिकल, मैं क्या कह रही हूँ, मेजर प्लस क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है दैट इज क्रिटिकल, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है जैसे कि मान लीजिए पार्लियामेंट है, ठीक है, पीएम हाउस है, उसके बाहर वी हैव एयरपोर्ट्स, वी हैव सी पोर्ट्स, ठीक है। इस तरीके की जितनी भी जगह है जहाँ पर थ्रेट हो सकते हैं, सिक्योरिटी की ज़रूरत है, उन्हें कौन हेल्प करता है, सीआईएसएफ करता है, ठीक है, उनका रोल वहाँ पे आता है। हैंस अवर कंक्लूजन कि एयरपोर्ट्स पे सीआईएसएफ क्या कर रहे थे, सो दे वर फॉलोइंग देयर ड्यूटी ओवर देयर, कि उन्हें एयरपोर्ट पे भी देखना होता है कि किसी वे में कोई थ्रेट नहीं हो रहा, दे चेक एवरीथिंग, स्मगलिंग को भी देख सकते हैं, अगर कहीं पर हाईजैकिंग का उन्हें डाउट है, किसी वे में कोई इलीगल स्मगलिंग नहीं हो रही, कोई ऐसी चीज़ नहीं ले जाई जा रही जो दूसरों के लिए खतरा हो, इन सब चीज़ों का भी वहाँ पर चेकिंग की जाती है। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव सीआरपीएफ। व्हाट इज सीआरपीएफ? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। एक बार समझिए, सेंट्रल रिजर्व पुलिस, कैसी पुलिस है, रिजर्व। रिजर्व हम कब कहते हैं, किसी चीज को जिसको हमने बचा के रखा होता है सो दैट इमरजेंसी में हम उसको यूज कर सके, राइट, सो दैट इज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ऑलराइट, सो इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, इन सब में से सबसे बड़ी जो है वो पैरामिलिट्री फोर्स है सीआरपीएफ। इनका काम है देश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, इंसर्जेंसी को काउंटर करना, और इन केस टेररिज्म फैल रहा है तो उसे भी कंट्रोल करना, ठीक है, इतना इनका रोल है। नाउ सम ऑफ यू माइट बी वंडरिंग कि हमने तो जो यूनिफॉर्म सीआरपीएफ की देखी थी दैट वाज ब्लू इन कलर, ओके, यू आर राइट, सीआरपीएफ के कुछ यूनिफॉर्म्स है, इनकी कैटेगरीज भी है, इनके अंडर कुछ अलग अलग रोल्स है, जैसे कि एक है कोबरा, एक है रैपिड एक्शन फोर्स, ठीक है, आरएएफ। तो ये जो रैपिड एक्शन फोर्स है, इनकी यूनिफॉर्म जो है वो ब्लू कलर की है, एंड देयर वर्क इज, द नेम इज सजेस्टिंग रैपिड एक्शन, कहीं पर तुरंत अगर कोई रोल है, कोई डिजास्टर हुआ है जहां पर रेस्क्यूइंग की जरूरत है, तो ये रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो वहां पर पहुंच जाती है, ठीक है, सो दिस इज देयर रोल। मूविंग फॉरवर्ड, आईटीबीपी, इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस, ओके, इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस। द नेम इज गिविंग यू एन इंडिकेशन कि बॉर्डर पे है ये पुलिस, कौन सी बॉर्डर पे, इंडो टिबेटियन, सो बेसिकली वी आर मैनेजिंग द चाइना बॉर्डर। ऑलराइट, तो इनका काम क्या क्या रहेगा, चाइना से आने वाली इनफिल्ट्रेशंस को देखना, मेकिंग श्योर वहां से तो कोई स्मगलिंग नहीं हो रही, एंड प्लस दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व कि जितने भी हाई ऑल्टीट्यूड्स पे ऑपरेशंस होते हैं, कि कोई डिजास्टर हुआ है वहां से लोगों को रेस्क्यू करना है, बिकॉज दे आर वेल ट्रेन्ड, जो आईटीबीपी फोर्स है इन्हें पहले से ही ये ट्रेनिंग दी गई है कि वो हाई ऑल्टीट्यूड्स में वर्क कर सके प्रॉपरली। आपने एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे जैसे अगर आपने कभी माउंटेन क्लाइंबिंग की है, आप जितना ऊपर जाते हो उतना आपकी सांस जो है वो फूलने लगती है, ठीक है, आपका कार्डियो बहुत अच्छा होगा, फिर भी ऐसा होता है कि सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत होती है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन शॉर्टेज। तो इन्हें स्पेसिफिकली इतनी हार्श ट्रेनिंग दी जाती है कि ऐसे टेरेन्स पे, ऐसे डिफिकल्ट टेरेन्स पे भी वो प्रॉपरली वर्क कर सके। ऑलराइट, नेक्स्ट इज एनएसजी। आप देख सकते हैं प्रॉपरली, ठीक है, इन सब में से सबसे डिफरेंट यूनिफॉर्म एनएसजी की है कि आप देखते ही इन्हें आइडेंटिफाई कर लेंगे। सो एनएसजी का रोल क्या है, दीज आर द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है, दीज आर द काउंटर टेररिज्म यूनिट। तो कहीं पर भी कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है या होने की संभावना है या ऐसी आशंका है कि हो सकती है, so this force they get active in such a situation, and their work is also to deal with the हाईजैकिंग। मान लीजिए कोई एयरप्लेन हाईजैक होता है या फिर कहीं और किसी प्लेस पर हाईजैकिंग होती है, तो ऐसे में जो होस्टेज सिचुएशन है उसे भी यही मैनेज करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज एसएसबी, सशस्त्र सेना बल। एसएसबी का जो रोल है वो है सेम, ठीक है, इनका बस जो एरिया है, वर्क एरिया, वो चेंज हो जाता है। दे वर्क इन द नेपाल एंड भूटान बॉर्डर, वहां से जो इंसर्जेंसी हो रही है उसको इन्हें मैनेज करना है,
प्लस स्मगलिंग को इन्हें देखना है एंड इन्फिल्ट्रेशंस को इन्हें चेक करना है एंड दे हैव टू कंट्रोल देम. So I hope all these security agencies are now covered and you are very much clear. You have known the differences between them and if asked in a question you will be able to write. अगली बार आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़े और ऐसे वर्ड्स आए देन यू शुड गेट क्लिक कि ये किसके अंडर में वर्क कर रहे हैं, इनका रोल क्या है. ऑलराइट, थोड़ा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर. वेरी इंटरेस्टिंग वन एंड वेरी फ्रिक्वेंटली इन न्यूज़, और बच्चों को सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन भी इस टॉपिक से ही होता है. बट लेट मी मेक इट क्लियर, इट्स सुपर इजी. कुछ आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, बहुत बेसिक कंसेप्ट है. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो द न्यूज़ इज अबाउट बॉन्ड यील्ड. ठीक है, क्या है बॉन्ड यील्ड? मैं वर्ड क्या बोल रही हूँ? यील्ड. वी आर नॉट सेइंग इट यील्ड्स. ठीक है, वाई को बोलना नहीं है, इट इज साइलेंट. यू हैव टू से इट एज यील्ड्स. नाउ व्हाट इज बॉन्ड यील्ड? इन वन वर्ड इट इज प्रॉफिट. क्या है? प्रॉफिट है. प्रॉफिट किससे है? बॉन्ड से है. मैंने एक बॉन्ड खरीदा था, उस बॉन्ड पर जो मुझे प्रॉफिट हुआ उसको मैं क्या बोलूंगी? बॉन्ड यील्ड. ओके, द टॉपिक इज ओवर हियर. इसके आगे इसमें कुछ ज्यादा है नहीं समझाने के लिए. बहुत बेसिक कंसेप्ट था. बॉन्ड यील्ड क्या होता है? मैंने बॉन्ड खरीदा, उस बॉन्ड को खरीदने की वजह से, ठीक है, मैंने उसे काफी समय तक अपने पास रखा एंड देन अल्टीमेटली मैंने उसे सेल कर दिया. ठीक है, जस्ट लाइक वी परचेज शेयर्स. शेयर्स खरीदते हैं, बेचते हैं. तो हम ज्यादातर तो कब बेचेंगे किसी शेयर को? जब हमें उस पर कोई प्रॉफिट हुआ होगा. सो द प्रॉफिट दैट वी गेट आफ्टर सेलिंग अ पर्टिकुलर बॉन्ड इज कॉल्ड द बॉन्ड यील्ड. क्लियर? एग्जाम्पल से आपको मैं आगे पूरा समझाती हूँ. नाउ एक चीज ध्यान में रखिए, बॉन्ड यील्ड मैं आपको बी वाई से नोट कर रही हूँ. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय प्राइस. ठीक है, प्रोपोर्शनल टू 1 बाय प्राइस. 1 बाय प्राइस का क्या मतलब है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा. कैसे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस. ठीक है, directly proportional to 1 by price. And if I have to say the relation between them, I would say bond yield is inversely proportional to price. What that means? कि अगर बॉन्ड का प्राइस डिक्रीज होगा तो यील्ड क्या होगी? इंक्रीज होगी. अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो यील्ड क्या होगी? डिक्रीज होगी. एज सिंपल एज दैट. अभी भी अगर क्लियर नहीं है देन लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. ठीक है, ये एक बैंक है. दिस इज अ बैंक. इस बैंक ने कहा कि मैं कुछ बॉन्ड्स सेल कर रहा हूं. ठीक है, तो आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल कि इन्होंने जो बॉन्ड है वो सेल किया है 100 रुपीज पे. सी, बॉन्ड कैसे फंक्शन करता है? एक पेपर होता है, उस पेपर पे लिखा होता है कि ये कितने का है, ये पेपर कितने का है. तो मान लीजिए 100 रुपए का है. तो बैंक ये बोलती है आप मुझे 100 रुपए दो, मैं आपको ये पेपर दे रहा हूँ. अगर आप ये पेपर अपने पास 1 साल तक रखोगे, या फिर उनका कुछ भी ड्यूरेशन हो सकता है कि बॉन्ड कितने ड्यूरेशन का है, 1 साल, 5 साल, 10 साल. ठीक है, अगर आप इतने समय तक रखोगे तो मैं उस पर आपको इतना ब्याज दूंगा. एज सिंपल एज दैट. बॉन्ड में इंटरेस्ट जो है वो पहले से डिसाइडेड होता है एंड इट डज नॉट फ्लक्चुएट. जब आप शेयर्स खरीदते हो तो शेयर्स की प्राइस बढ़ती कम होती है, ऊपर होती है, नीचे होती है. इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट सेंटिमेंट्स. ओके, बॉन्ड में फेस वैल्यू है 100 और इंटरेस्ट उन्होंने फिक्स बता दिया है 8%. अब बैंक की ये इच्छा हो सकती है. ठीक है, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द बैंक और एनी अदर इंस्टीट्यूशन विच इज सेलिंग द बॉन्ड. ठीक है, क्या इच्छा हो सकती है उनकी कि मेरी फेस वैल्यू तो इतनी है, 100 रुपीज तो है. मान लीजिए ये उसकी MRP है. आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल. मान लीजिए कि उसकी MRP 100 है. बैंक ने सोचा कि चलिए मैं आपको डिस्काउंटेड रेट पे दे रहा हूँ, मैं आपको 90 रुपीज में दे रहा हूँ. ठीक है,
ऐसा भी बैंक्स कई बार करती है, किसी बॉन्ड को डिस्काउंटेड रेट पे वो निकाल देते हैं, इशू कर देते हैं, ठीक है। बट अभी हम थोड़ा बॉन्ड यील्ड के बारे में समझते हैं। सो 100 रुपीज का इन्होंने एक बॉन्ड खरीदा है, इस लेडी ने खरीदा है बॉन्ड को, एंड इट इज ऑफ एट 8%, ठीक है। तो हम निकालते हैं उसकी बॉन्ड यील्ड क्या होगी। तो जैसे ही हमारा फॉर्मूला है प्रॉफिट निकालने का, कुछ उसी तरीके से हमें निकालना है। बॉन्ड यील्ड इज interest by cost price into 100. So what is our interest? Our interest is 8. Our cost price is 100 and multiply it by 100. What do we get? We get 8%. इसका बॉन्ड यील्ड क्या है बताइए, कितना है बॉन्ड यील्ड? 8%। क्लियर? ऑलराइट। अब कुछ सिचुएशन हुई, ठीक है, इस लेडी की लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा होगा कि इन्हें अभी पैसों की जरूरत थी, या इन्हें लगा कि मुझे इसमें बॉन्ड में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, चलो मैं इन्हें सेल आउट कर देती हूँ, कहीं और मैं इन्वेस्टमेंट करूंगी। एनीथिंग माइट हैव हैपेंड, ठीक है। तो इन्होंने अपना जो बॉन्ड है कहा कि भाई मुझे तो ये बेचना है। कैसे बेचना है? तो मैं तो उतना ही, जितना मैंने इन्वेस्ट किया था, मैंने 100 में खरीदा था, मुझे तो 100 में ही बेचना है। ओके, शी वॉज एडमेंट कि मुझे तो इतने में बेचना है। बट द अनदर मैन हु वॉज परचेसिंग, इस पर्सन ने क्या कहा कि नो, ही स्टार्टेड बार्गेनिंग दैट आई एम गोइंग टू पे ओनली 80 रुपीज फॉर योर बॉन्ड। उसकी मर्जी में वो खरीदना चाहता है, ही इज गोइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि मुझे इसको 80 रुपीज में ही खरीदना है। सो नाउ वी हैव टू चेक कि पहले जो उनकी बॉन्ड यील्ड 8% थी, अब अगर उन्होंने 80 में इसे सेल किया तो ये बॉन्ड यील्ड कितनी हो जाएगी। तो इस पर्सन के लिए तो बॉन्ड यील्ड क्या रहेगी, इंटरेस्ट हमारा कितना है, सेम है 8% इंटरेस्ट। कॉस्ट प्राइस इसके लिए कितनी हो गई, 8 हो गई, एंड यहाँ पर क्या है, 100। सो व्हाट डू वी गेट, 10%। तो बताइए, रिलेशन आपको समझ में आया? जो फर्स्ट पेज पे मैंने एक्सप्लेन किया था, कॉस्ट प्राइस क्या हुई, उसकी प्राइस डिक्रीज हुई, ठीक है। बॉन्ड की प्राइस क्या हुई, डिक्रीज हुई है 80, राइट। उसका यील्ड क्या हुआ, बढ़ गया ना 2%। पहले 8% यील्ड आ रही थी, अब कितनी आ रही है, 10% आ रही है। सो द रिलेशन इज इनवर्सली, प्राइस अगर बॉन्ड का बढ़ेगा तो यील्ड जो है, प्रॉफिट है, वो कम होगा, ठीक है। प्राइस अगर कम होगा तो प्रॉफिट जो है, बॉन्ड यील्ड जो है वो बढ़ेगा। I hope this topic is very much clear because this was the most simplified way possible to explain you, ठीक है। इससे डायरेक्टली आपको कोई नहीं समझा सकता। मैंने बहुत बेसिक, मुझे लगा कि मान लीजिए स्टूडेंट्स को अगर नहीं पता, मैथ के कंसेप्ट भी नहीं पता, तो ये आप समझ चुके हो, ठीक है। अगली बार कोई अगर आर्टिकल आता है बॉन्ड यील्ड से रिलेटेड, तो कोशिश करिएगा कि आप इसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, हीट डोम। हीट डोम पिछले 2 साल से काफी ज्यादा चर्चा में है, बट अभी तक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया नहीं है, बिकॉज इट इज वेरी, आई वुड से, एक नाम दे दिया गया इस फिनोमिना को, बट इट वॉज बीइंग ऑब्जर्व फ्रॉम अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। बट नाउ वी कैन एक्सपेक्ट, क्योंकि अब तक नहीं आया, तो हो सकता है इस साल या अगले साल इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो लेट अस सी व्हाट इज दैट। तो बात हो रही है यूएस के कैलिफोर्निया की, कि कहा गया है वहां पे जो मैक्सिमम टेम्परेचर गया है वो है 48.33, ठीक है। ये अभी लास्ट फ्राइडे की ही बात है। सो इतना ज्यादा टेम्परेचर कैलिफोर्निया में पहले कभी देखा नहीं गया, तो लोगों के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है, 48.33। एंड नाउ दे आर स्टडिंग दैट व्हाई इज दिस हैपनिंग। तो ऑब्वियसली एक जो सबसे बड़ा ब्लेम आता है, तो वो तो हम क्लाइमेट चेंज को दे देते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। बट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रोसेस दैट इज गोइंग ऑन। क्लियर? सो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस हीट डोम? देखिए, ये अर्थ है, अर्थ का सरफेस है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर है कुछ सैंड, ठीक है। क्या है? सैंड। अब जैसे सैंड गर्म हुई धूप की वजह से, तो यहाँ पर जो एयर होगी वो कैसी होगी? वार्म,
ठीक है। और जो एटमॉस्फेयर भी है वो यहाँ का कैसा है, ड्राई एटमॉस्फेयर है। तो ये जो वार्म एयर होती है, हॉट एयर होती है, क्या होता है इवेंचुअली जो प्रोसेस, नॉर्मल प्रोसेस जो चलता है वो ये है कि ये जो हॉट एयर है ये धीरे धीरे ऐसे ऊपर जाती है, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल प्रोसेस दैट हैपन्स, दिस एयर इट राइजेस अप, ठीक है। सभी को ये तो पता है, हॉट एयर राइजेस अप, कोल्ड एयर कम्स डाउन, सेटल्स डाउन। सो दिस हॉट एयर हैज मूव्ड अप। नाउ इसको क्या करना था, ऊपर जाकर ये कूल डाउन होती, फिर ये कंडेंस होके क्या फॉर्म करता, ये फॉर्म करता है एक क्लाउड। और इस क्लाउड से क्या होता, जब ये पूरा कंडेंसेशन इसका हो जाता, ठीक है, पूरा क्लाउड बन जाता, एक लिमिट आ जाती है इसकी सैचुरेशन, तो क्या होती, इट वुड हैव फॉलन इन द फॉर्म ऑफ रेन। या तो वो बारिश के फॉर्म में गिर सकती थी, स्नो के फॉर्म में गिर सकती थी, या हेल्स के फॉर्म में गिर सकती थी, ठीक है। दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस। बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पर तो हॉट एयर है, ठीक है, हॉट एयर है यहाँ पर, इट इज राइजिंग, इट इज ट्राइंग टू राइज अबव, ठीक है। पर इससे पहले कि वो ऊपर जाकर क्लाउड बना पाती है, उससे पहले क्या हो रहा है, देयर इज अ हाई प्रेशर ओवर हियर। यहाँ पर एक हाई प्रेशर है, किसकी वजह से है हाई प्रेशर, यूजुअली जो जेट स्ट्रीम्स होती है, ठीक है, वेवी स्ट्रीम्स पास हो रही होती है अपर सरफेस में अर्थ के, तो वो जो जेट स्ट्रीम्स है वो एक हाई प्रेशर क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से क्लाउड्स ही नहीं फॉर्म हो पा रहे हैं। एंड क्लाउड्स फॉर्म ना होने की वजह से ये जो हॉट एयर है ये वापस से नीचे सेटल डाउन कर रही है। अब नीचे भी हॉट एयर है, यहाँ पर भी हॉट एयर है, सो बेसिकली एक लेयर बन गया है इस तरीके से, क्या बन गया है, एक डोम बन गया है, जिसके अंदर ही हीट वेव्स जो है क्या कर रही है, सर्कुलेट कर रही है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली क्लाउड्स बनेंगे भी नहीं, और क्लाउड्स नहीं बनेंगे तो बारिश नहीं आएंगी, बारिश नहीं आएगी तो गर्मी कम नहीं होगी। क्लियर। सो दिस इज व्हाट इज हीट डोम ऑल अबाउट। पूरे आर्टिकल में यही समझाया गया है, दिस इज हीट डोम, देन दे आर सेइंग हाउ इज क्लाइमेट चेंज इम्पैक्टिंग इट, ठीक है। सो नथिंग एल्स, आप डायग्राम भी देख सकते हैं, स्टिल कंडीशंस, मास ऑफ वार्म एयर राइजेस अर्थ सरफेस, ठीक है, अर्थ के सरफेस से राइज कर रही है, हाई प्रेशर कंडीशंस है एटमॉस्फेयर में, जो वार्म एयर को ऊपर नहीं जाने दे रही है, उसको दबा रही है नीचे, एंड उसकी वजह से एक डोम जैसा स्ट्रक्चर एक क्रिएट हो गया। ये आपको दिखाई नहीं देता, ऐसा कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है, डोम नहीं है, बट वी हैव गिवन अ नेम टू सजेस्ट कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट ट्रैप हो रहा है, ठीक है, कैद हो गई है यहाँ पे हीट, वो बाहर नहीं जा पा रही है। ऑलराइट, so this is all we had for today. We will meet tomorrow. No, tomorrow is Sunday, so it will be a holiday. The classes are from Monday to Saturday. So we shall meet on Monday with some more new topics. All right. Thank you.